हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। मैं ट्यूटर क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टारगेट जेई मेंस। जेई मेंस की ये जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज से शुरू करने जा रहे हैं टारगेट जेई मेंस मीन्स जिसमें जेई मेंस को फोकस आपको मैथमेटिक्स की सारी वीडियोस मिलेंगी अकॉर्डिंग टू जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा आज आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ आप शेयर करूंगा जिससे आपकी प्रेपरेशन हो सके जेई मेंस के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बेटर वे से। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जंप करेंगे सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस बेसिकली देखा जाए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, तो इसमें आप सभी को पता ही है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का कंबाइंड सिलेबस आता है जब भी जेई में जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जेई मेंस का मैथमेटिक्स का लेटेस्ट अपडेट जो अपडेटेड सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिट 1 में सेट्स एंड रिलेशन, ये बेसिकली क्लास 11th का है पार्ट। और नेक्स्ट जो पार्ट है यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्लास 11th का है। अगेन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये बेसिकली क्लास 12th का पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली क्लास 11th का है। तो मैथमेटिक इंडक्शन, ये क्लास 11th। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये क्लास 11th। लिमिट कंटिन्यूटी एंड लिमिट बेसिकली क्लास 11th का है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये बेसिकली क्लास 12th का पार्ट है। क्लास इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 11th का है। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक इंडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्लास 11th का पार्ट है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये बेसिकली क्लास स्टैटिक्स क्लास 11th है, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th है। तो बाकी सारे क्लास 12th का पार्ट आएगा। तो बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का मिक्सचर आता है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। अभी मैं सीक्वेंस से नहीं शुरू कर रहा, यूनिट नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो जेई सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इनको आपने फोकस करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने सारा करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन में, जिसमें जेई मेंस को टारगेट करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट हमारे माइंड में आता है जेई मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपकी जेई की प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल भी है, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्यूटर क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले माइंड में तो यही क्वेश्चन आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। तो अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिना जाएगा। बिकॉज जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म इज सेकेंड डिग्री, मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल x में यूज़ किया गया है एक्सप्रेशन को, और उसकी हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2, मतलब पावर जो हाईएस्ट पावर जो है
वो 2 पावर है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हाईएस्ट पावर मैंने यहाँ पे 2 मेंशन की हुई है, तो दैट्स व्हाई इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इन जनरल वन सेज जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इम्प्लाइज रूट्स ऑफ द इक्वेशन अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब रूट्स जो अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, तो ये रूट्स इस इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी वो इसकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की रूट्स होंगी। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 2 रूट्स विच में बी रियल और इमेजिनरी हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं। तो 2 रूट्स, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ पे है इस पॉलिनोमियल की वो है डिग्री 2, तो दैट्स वाई इसकी रूट्स कितनी आ सकती हैं, 2 रूट्स आ सकती हैं। 2 रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ये आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह हम नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कौन सी, ax² जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म की क्या सॉल्यूशन आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक आप फैक्टराइजेशन से भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रूट्स जो क्वाड्रेटिक यूजिंग फार्मूला, यस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ अगर हम बात करें तो फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में d डिवाइड बाय 2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने +1 में पढ़ा होगा बहुत बार। तो d यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यस, ये डिस्क्रिमिनेंट आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं, जहाँ आप डायरेक्टली फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन डायरेक्टली यूज टू फाइंड द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन ही यूज किया जाता है डायरेक्टली फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो कई बार क्या होता है, अल्फा बीटा रूट्स आ जाएं इस इक्वेशन की, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी आ जाएंगे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि आप मान लो अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार सम ऑफ रूट्स फाइंड करना आता है। तो यहाँ पे याद रख लेना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स बेसिकली होता है -b/a, यानी b यहाँ पे क्या है और a यहाँ पे क्या है। a यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, a यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x² है और b यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ, मतलब सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं इसी इक्वेशन की, तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है -b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ अल्फा एंड बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है c/a। c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। और सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं इसको, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो गिवन रूट्स है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी रूट निकल के आएंगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। ओके गाइस, तो ये है कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं और उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम में अगर आप फेस करें तो उसको आप मतलब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैं कंसेप्चुअल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कंसेप्ट यही है कि रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। उस आगे बात आती है कि उसका नेचर कैसे बता सकते हैं, कोई भी रूट्स को नेचर वाइज आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो गाइज हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो हमने रूट्स फाइंड की
उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम उसका नेचर कैसे बताएंगे। सॉल्व तो हमने कर दिया जो जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसको यूज करते हुए। अब नेचर कि वो नेचर क्या है उसका, रियल है, इमेजिनरी है, किस तरह की रूट्स है, तो वो हम बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के फार्मूला के साथ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे उसको भी जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट। जो मैंने जनरल फॉर्म बताई आपको, जनरल फॉर्म जो मैंने बताई थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ये जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये बेसिकली डिफाइन करता है नेचर ऑफ रूट से। तो गाइस नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इस d की वैल्यू पे सारी वैल्यूज डिपेंडेंट है किस तरह का नेचर होगा रूट्स का। तो इसके कई केसेस आते हैं। देखो d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, और d की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, इधर d की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और इक्वल टू 0 हो सकती है, और नेगेटिव हो सकती है। जब केस नंबर 1, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। तो रूट्स का नेचर क्या आएगा जो हम फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स, तो उसमें रूट्स का नेचर आएगा रियल एंड अनइक्वल। देखो अभी हमने बात की, इसके बेसिकली 2 रूट्स होते हैं, इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब 2 रूट्स जो आएंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, अनइक्वल आएंगे। और दूसरा केस, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, उस केस में रियल तो रूट्स होंगे क्योंकि 0 भी पॉजिटिव वैल्यू गिनी जाएगी, नेगेटिव नहीं है, रियल आएंगे एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है जी। तो सेकंड केस है रियल एंड इक्वल केस का, तो इसको हम कई बार कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स। तीसरा केस, थर्ड केस में क्या आ गया, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। नेगेटिव के केस में रूट्स को हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 केसेस बेसिकली डिफाइन करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, किस तरह का रूट्स का नेचर आएगा। तो एक और केस आता है जिसको हम और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। यस, d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, d इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब d की जो वैल्यू आए उसको परफेक्टली स्क्वायर किया जाए, मतलब उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता हो। जैसे 4 वैल्यू है तो 4 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालें तो 2 आ सकता है। तो उस केस में रूट्स क्या आएंगे, रूट्स का नेचर क्या आएगा, रूट्स आर रैशनल। इन दैट केस रूट्स विल बी रैशनल। तो ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स कैसे आपने डिफाइन करने हैं। तो अलग अलग केसेस मैंने आपके साथ रखे, इन केसेस से आप फाइंड कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेसिकली 2 रूट्स आने हैं। रूट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिपेंड करती है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है, तो उसके केस में हम रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि अब रूट्स तो हमने डिफाइन कर दिए, नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स अंडर डिफरेंट केसेस किस तरह के रूट्स आएंगे, अलग अलग केसेस के अंदर हम रूट्स को स्टडी करने लगे हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं अभी हम मान लेते हैं कि लेट द एक्सप्रेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके रियल रूट्स हों, रियल रूट्स हों। अब उनके केसेस हम स्टडी करेंगे कि रियल रूट्स होंगे तो कब रूट्स होंगे। ठीक है जी, कब कब मतलब रियल रूट्स आएंगे, कब कब क्या केस आएगा। सबसे पहला केस, ठीक है जी, केस नंबर 1, इफ b की वैल्यू 0 हो जाए। इस केस में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू अगर 0 हो जाती है
तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन आएंगे। जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, ठीक है जी, रूट्स इक्वल होंगे और इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड की, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल, बट साइन जो है उनका डिफरेंट होगा, बट साइन डिफरेंट होगा। ये है केस नंबर 1, ठीक है जी, डिफरेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे सो दैट आपको बेटर वे से पता चल सके, ठीक है जी। ये केस नंबर 1 है। अगर इस एक्सप्रेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या केस आएगा, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट ऑपोजिट इन साइन होंगे। ये आप इसको एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं, इनको पर्टिकुलर केसेस को जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा केस, सेकंड केस, इफ b की वैल्यू तो 0 थी, अब c की वैल्यू 0 कर लेते हैं। c की वैल्यू 0 हो तो रूट्स का नेचर कैसे आएगा, तो उस केस में 1 रूट जो है, 1 रूट इज 0, एक रूट जो है वो 0 होगा अगर c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है जी। एंड अदर जो आएगा वो -b/a आएगा। b यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और a यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो मतलब जो रूट्स आएंगे वो एक रूट तो 0 आएगी और दूसरी रूट क्या आएगी, -b/a आएगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो तीसरा केस नंबर 3, मैं डिफरेंट केसेस स्टडी कर रहा हूं। व्हेन a इक्वल टू c, जब a की वैल्यू c होती है, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है जी, रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर, मतलब एक के रेसिप्रोकल हो गए। मान लो एक रूट की वैल्यू आ गई 3 तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 1/3, दूसरे का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये केस कौन सा है, जब a की वैल्यू c के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब और केस कर लेते हैं। 4th नंबर केस, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन c हो, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन c हो, और नहीं, केस करते हैं व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू पॉजिटिव हो और जो c है वो नेगेटिव हो। एक केस ये हो सकता है, जहां फिर a की नेगेटिव वैल्यू हो और c की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब a लेस देन 0 हो और c ग्रेटर देन 0। इन दैट केस रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर ऑपोजिट साइन, मतलब उनके साइन ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट साइन होगा। मतलब मान लो एक रूट आ गया 3 तो दैट सेकंड विल बी -3। ओके, तो ये सीधा डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जेई में तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी चाहिए जो सो दैट आप क्विकली उसको सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को, तो ये यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में हमें समझना पड़ेगा कि a ग्रेटर देन 0 है। इस केस में a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। तीनों जो वैल्यूज हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तीनों पॉजिटिव हों। जब तीनों ही नेगेटिव हों, a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0, इन दैट केस रूट्स कैसे आएंगी, इन दैट केस बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। तो बोथ जो रूट्स है, बोथ रूट्स, जो दो रूट्स हैं, आर नेगेटिव, दोनों रूट्स जो आएंगी नेगेटिव आएंगी इस केस में। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे एक एक कंसेप्ट आपको बड़े डीप वे से समझा रहा हूँ। आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं और एट द एंड ऑफ सेशन आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट केस थोड़ा सा अलग सा केस है, जिसमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो केस नंबर 4 में a ग्रेटर देन 0 था, जहाँ a लेस देन 0 था, उसके उलट जो कांस्टेंट टर्म थी उसका साइन था, ठीक है जी। अब जो 5th नंबर केस किया उसमें सारे पॉजिटिव थे या सारे नेगेटिव थे, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ये सारे तो नेगेटिव रूट्स आएंगे। अब केस है जो 7th केस, उसमें क्या है, उसमें a पॉजिटिव हो, b नेगेटिव हो
और सी भी नेगेटिव हो, तो इन दैट केस क्या होगा सीन, ठीक है जी। तो सी जो है पॉजिटिव हो, मतलब सी ग्रेटर, मतलब ए और सी पॉजिटिव आए, ये फिर अगेन केस आ गया ए और सी। यहां पे जो फोर्थ केस में था ए और सी के दोनों के ऑपोजिट साइन थे, लेकिन सेवंथ केस में ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ए और बी सी के दोनों के सेम साइन है। देखो फोर्थ और सेवंथ केस डिफरेंट है, ए भी ग्रेटर देन और सी भी ग्रेटर देन, अब लेकिन बी लेस देन 0। तो इस केस में क्या आएगा, रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स जो आएंगे रूट्स आर पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। तो इसी का उलट खेल भी कर लेते हैं, तो ए लेस देन 0 हो, ठीक है जी, बी ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0, ठीक है जी। फोर्थ और ये जो केस है इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, फोर्थ वाले में, फोर्थ में ए और सी के ऑपोजिट साइन चल रहे हैं, और सेवंथ वाले केस में ए और सी के सेम साइन चल रहे हैं, ठीक है जी, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इन दैट केस जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है जी। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस थे जो मैंने आपके साथ रखे। इन केसेस को आप सीधा डायरेक्टली स्टडी करके भी रूट्स का नेचर बता सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं तो रूट्स फाइंड करने और उनका नेचर बताना, तो आप डायरेक्टली उन रूट्स को यूज करते हुए उनका नेचर बता सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार जेई के एग्ज़ाम में, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ये कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, यस। अब सबसे पहले तो यहाँ समझना पड़ेगा कि इक्वेशन का मतलब क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ, जो कौन सी स्टेटमेंट, ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है इसको स्टडी करना हो, मतलब जैसा भी केस हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरिएबल यहाँ पे क्या है एक्स, तो ये क्या बन जाएगी आइडेंटिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है इक्वेशन है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है जी। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज या नो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब कुछ वैल्यू के लिए, सम वैल्यू के लिए ही ट्रू हो, सम वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ही स्टेटमेंट ये ट्रू हो, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए सम वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, ठीक है जी। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अगर ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू आ रही है तो ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अगर सम वैल्यूज या नो वैल्यू के लिए ट्रू बन रही है तो ये है इक्वेशन, ठीक है जी। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये बन जाती है, इसको एक्सप्रेशन को खोलें तो ये बन जाता है, फैक्टराइज करें तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो ये है आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इज एन इक्वेशन हैविंग नो रूट्स, इसका कोई रूट नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखूं इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ए एक्सप्रेशन में बहुत साइड्स इक्वल नहीं आ रही, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ओके। तो ये एक कंसेप्ट था आइडेंटिटी और इक्वेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह का होगा। तो ये काफ़ी मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पहले तो वो हमें समझना पड़ेगा कि ग्राफ्स की शेप कैसे होती है, ठीक है जी। फिर उस ग्राफ में देखो, ग्राफ ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज ए पैराबोलिक शेप। तो बेसिकली मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ, पैराबोलिक शेप होता है ग्राफ, ठीक है। दिस इज आवर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, किसी भी शेप पे हो सकता है। ये है पैराबोलिक शेप ग्राफ, ठीक है जी। तो जनरली आपने याद रख लेना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक शेप में होता है, ठीक है जी। तो जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं इस पैराबोला के, तो कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो कौन से आएंगे, कोऑर्डिनेट किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आएंगे तो वो भी नोट कर लेते हैं। बेसिकली पैराबोला में कोऑर्डिनेट आएंगे -b/2a, कॉमा, ठीक है जी, ये x का आएगा और दूसरा आएगा -d/2a, ठीक है। तो ये d/4a, ठीक है जी, यहाँ 4a। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ मैंने बताया, तो ग्राफ बेसिकली दो तरह की सिचुएशंस हैं, जो मैंने एक अपवर्ड बताया, एक डाउनवर्ड बताया। तो दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों के केस में कौन कौन से केस, पहले में y की वैल्यू आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है जी, 0, ठीक है जी। तो इस केस में a जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, पहली जो शेप है वो a पॉजिटिव होगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a अगर लेस देन 0 है तो ये ग्राफ पैराबोलिक डाउनवर्ड आएगा, ठीक है जी। इफ a इज ग्रेटर देन 0 द शेप ऑफ पैराबोला कनकेव अपवर्ड होगा। जो पहला वाला केस है वो है कनकेव अपवर्ड, ठीक है जी, दिस इज कनकेव अपवर्ड। और अगर a लेस देन 0 आता है, ठीक है जी, देन शेप ऑफ पैराबोला क्या आएगा, कनकेव डाउनवर्ड, दिस इज। इसको मैं लिख देता हूँ, कनकेव है ये, ठीक है, कनकेव, लेकिन डाउनवर्ड कनकेव है, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये कनकेव अपवर्ड है। तो ये दो तरह की शेप्स ग्राफ जो बनता है इसका पैराबोला। और यहाँ इसमें ध्यान दिए जाए कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है पैराबोला, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो जो पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो 0C आ जाएगा पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मतलब उस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। ये थोड़ा इसको एग्जैक्ट बना देते हैं, थोड़ा इजी आपको पता चल सके। डाउनवर्ड पैराबोला आएगा तो नेगेटिव आएगा ऐसे, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा 0, -c आएगा, ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। तो ये था सारा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। अब इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में, और आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने मेन कंसेप्ट रखे आपके साथ जेई मेंस के प्रेपरेशन में। फर्स्ट जो वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।